नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो पिछले कई वर्षों से देश के लोकतंत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल संविधान की बात बहुत होती है, लेकिन देश में पहली बार 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और उसके बाद जब चुनाव हुए तो आपातकाल लगाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई थी। देश ने इमरजेंसी के खिलाफ जनमत दिया था और कांग्रेस को सत्ता के बाहर किया था। ये बात है 25 जून 1975 की। इसके बाद कई दशक बीत गए, लेकिन अगर आज हम बात करें तो फिर ये मामला इसलिए भी अभी कब्र से बाहर आया है क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और इंडी ब्लॉक ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वो संविधान की हत्या करने जा रहे हैं। अगर उन्हें 400 सीट मिली तो बीजेपी संविधान को बदल देगी, संविधान की हत्या करेगी। इसके साथ ही जब चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी 400 का नारा देकर 240 पर सिमट गई। तब कांग्रेस के और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में शपथ के दौरान संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर संविधान की शपथ खाई। अब यही एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देश की वो पीढ़ी जो 1975 के बाद पैदा हुई है, शायद उसे नहीं पता होगा कि 1975 25 जून को क्या हुआ था। उसके बाद 17 महीने तक आपातकाल रहा। अब इस पूरे घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि भाजपा या एनडीए गठबंधन की सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इमरजेंसी अब ब्लैक चैप्टर के रूप में याद की जाएगी और इसे किताबों में भी पढ़ाया जाएगा। विस्तार से बात करें उसके पहले आपको बता दें कि इस पर 4 बड़े नेताओं का एक तरह से बयान है। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री है, किरण रिजिजू जो केंद्रीय दूसरे मंत्री है मोदी सरकार में, पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मनोज झा राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। इनकी बातचीत सुनेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं कि इस चर्चा में शामिल रहेंगे हमारे स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। इस स्काइप पर रहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री संदीप पौराणिक जी और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हम सबके वरिष्ठ साथी पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी। चर्चा की शुरुआत के पहले सुन लेते हैं कि इन 4 नेताओं ने क्या कहा है इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी और ब्लैक चैप्टर है इसके बारे में, उनकी राय, और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। कौन बोल रहे हैं ये बात? इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो। तो हमने सुना कि इस पर
भांति भांति की बातें हो रही है, लेकिन सुनने वाले जज करेंगे कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। कांग्रेस का कहना यह है कि 400 का पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। बेशक 240 पर सिमटी, लेकिन कांग्रेस को भी कहाँ बहुमत मिला, ये एक सवाल है। 99 पर टिकी कांग्रेस बीजेपी को 240 पर एक तरह से हारा हुआ मान रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी वही बन के उभरी है। ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई। आज इसी पर बात विस्तार से, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इमरजेंसी को अब ब्लैक चैप्टर घोषित करने का स्वागत किया है और कहा है कि ये सही कदम है अगली पीढ़ी को बताने के लिए कि आखिर 25 जून 1975 को देश के संविधान के साथ क्या हुआ था। आज इसी पर बात करेंगे। चर्चा में जुड़ गए हमारे साथ हमारे साथी श्री योगीराज योगेश जी स्टूडियो में, स्काइप पर संदीप पौराणिक जी और टेलीफोन पर रघुवर दयाल गोहिया जी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपके साथ करना चाहते हैं कि संविधान की बात जब शुरू हुई लोकसभा चुनाव के पहले, हमें लगता है कि बीजेपी ने मजबूरन इसको अब एक मुद्दा बना लिया है, क्योंकि उन्हें लगा कि अब संविधान की जो बात करते थे उनके ही पूर्वजों ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की थी। अब एक तरह का ये काउंटर हो गया है कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, संविधान की शपथ ली और बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया। आपकी राय, ये जो संविधान खेल रहे हैं, सच में संविधान की इज्जत कितनी कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और जनता को उद्वेलित करने की कोशिश है कि संविधान इन्होंने तोड़ा है या संविधान ये तोड़ने वाले हैं? देखिए राघवेंद्र जी, ये तो बात सच है कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। हजारों लोग जेल में गए थे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी जो आपके थे वो जेल में डाल दिए गए थे। 19 महीने तक लोगों ने जेल में वक्त गुजारा। ये बात अलग है कि बहुत से लोग माफी मांग के, माफीनामा लिख के छूट गए थे, लेकिन ये भी सच है कि वो एक दौर था जब लोगों को जेल में डाला गया था, यातनाएं दी गई थी, तमाम चीजें की। जैसा आपने कहा कि संविधान का खेल चल रहा है। राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके चलते हैं, प्रति लेके चलते हैं और संविधान को बचाने की बात करते हैं। बीजेपी के पास एक काउंटर की कोशिश थी। 25 जून निकल गई। 25 जून को आपने एक छोटा सा कार्यक्रम किया या आपने अपने लेवल पे कार्यक्रम किया। बीजेपी ने अपने स्तर पर कार्यक्रम मनाया, वीसाबंदियों का सम्मान किया, तमाम चीजें की, लेकिन उसका वैधानिक तौर पर काउंटर जिसे मैं कहें वो बीजेपी ने अब खेला है कि अगले साल से 25 तो निकल गई, अगले साल मतलब 11 महीने बाद 25 जून आएगी, तो उसके लिए विधिवत अधिसूचना आपने जारी कर दी, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल अपने को संविधान का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या संविधान के अनुरूप चीजें चल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इन राजनीतिक दलों में उनके संविधान के मुताबिक चुनाव तक नहीं होते राघवेंद्र जी, मनोनयन की प्रक्रिया हो जाती है, एक रस्म अदायगी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल अपने दल के अध्यक्ष के चयन में संविधान, पार्टी के संविधान का वैधानिक तौर पर, ठीक है वो आपकी शर्तें हैं जिन आधारों पे आप चुनाव कर लेते हैं, लेकिन क्या उन संविधानों का बेहतर तरीके से पालन हो रहा है? ये कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो हेडलाइन तलाशता है राघवेंद्र जी, उसकी कोशिश होती है कि एक सुर्खी बटोर ले। तो मुझे ये लगता है कि सत्ता में बीजेपी है और उसकी कोशिश ये है कि वो सुर्खियों में रहे और कांग्रेस को ये बताया जाए कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की हत्या की है। एक बड़ा मसला जो आपातकाल लगाया था तब हत्या की गई, फिर बात होती है 84 के दंगल, तमाम चीजों की बात होती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अब काउंटर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की थी, ये तो जो बात कर रहे हैं हाथ में प्रति लेके वो महज दिखावा है। और ये बात राघवेंद्र जी ऐसा नहीं कि यहीं रुक जाएगी, ये अभी और आगे भी बढ़ेगी, आप ये तय मान के चलिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक बात करें कि अगर संविधान के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार आपातकाल लगा देती तो क्या ये वो क्षम्य होता? एक बात। दूसरी बात यह कि क्या संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर बात करने से क्या पिछला गुनाह माफ़ हो जाएगा? वो तो आपके ऊपर चस्पा है। और आज़ाद भारत में अगर संविधान की हत्या आपातकाल के जरिए होती तो वो एक ही घटना है और हम प्रार्थना करते हैं कि वो अंतिम घटना हो, कभी आपातकाल देखने को ना मिले। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक देशी कहावत है, खुजाकर खता करना,
ये संविधान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने, प्रतिपक्ष में तो ऐसे बहुत से दल हैं जो उस समय के पीड़ित हैं, उस समय के विक्टिम हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या दीगर लोग हों, वो सब उसके विक्टिम हैं। खाली अगर बात करें तो अगर ये मामला उठा तो दूर तक जाएगा, क्योंकि 25 जून तो अब अगले साल आएगा आपने कहा, लेकिन साल भर तो बचा हुआ है। साल भर बीजेपी इसकी कैंपेनिंग करेगी, प्रचार करेगी और अगले साल ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा। हो सकता है बीजेपी सफल हुई तो ये कांग्रेस को पलट कर लगेगा, क्योंकि ये तो सच है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता कि आपातकाल लगा था, संविधान में सारे अधिकार शिथिल कर दिए गए थे और देश भर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये आपने कहा कि बात दूर तक जाएगी, लेकिन ये उलट कर भी पड़ सकता है, चोर मचाए शोर वाली स्थिति हो सकती है। मैं रघुवर जी आपके पास आ रहा हूँ। जब आपातकाल लगा था उस समय हम 12 साल के हुआ करते थे, 10-12 साल की उम्र थी, और जब 1.5 साल बाद 17 महीने के बाद जब इलेक्शन हुए आपातकाल के बाद, तो बहुत सारी स्थितियाँ थी। मुझे याद है रघुवर जी की भोपाल में इंदिरा जी की सभा थी, लाल परेड मैदान था, हम पिताजी के साथ उनकी उंगली पकड़कर इंदिरा जी की सभा सुनने गए थे। इंदिरा जी का एक वो वाक्य पूरे भाषण में मुझे, जो मेरा बाल मन है उसमें अभी तक एक तरह से वो दर्ज है। उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि हमने आपातकाल में तानाशाही की, वो तानाशाही का मतलब नहीं जानते, वो तानाशाही का अर्थ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि तानाशाही का मतलब होता है सिर कलम कर दिए जाना। क्या देश में 17 महीनों में किसी के सिर कलम हुए? तो ये जो आरोप है तानाशाही का इंदिरा जी पर, उन्होंने कहा कि ये गलत है। तो सवाल वही है कि आपातकाल लगा, तानाशाही की बातें हुई, इंदिरा जी ने कहा कि तानाशाही का मतलब सिर कलम करना होता है। अब रघुवर जी, उनके ही परिवार से राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर लहराते हैं, तो ये कितना उनके भीतर से उनका जो जमीर है वो गवारा करता है कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। और अगर यही बात मुलायम सिंह के कैंप से होती, अगर वो प्रधानमंत्री होते, हम कल्पना करें कि मोदी कर देते, अटल बिहारी वाजपेयी कर देते, तो आज हम सब जैसे कांग्रेस की मजम्मत कर रहे हैं, इनकी भी मजम्मत करते दिखते। लेकिन बीजेपी को ये हथियार मिला है या उस पर हमला है, ये मुझे लगता है कि साल भर के भीतर तय हो जाएगा, जैसा पौराणिक जी भी कह रहे थे। राघवेंद्र जी, देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं सीहोर शासकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था जब आपातकाल लगा। उस दौरान मैंने देखा कि इमरजेंसी के नाम से सबसे पहले तो आपकी आज़ादी जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो उसका गला घोट दिया गया। और आप भी जानते हैं कि पत्रकारिता में कलम और कैमरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे हथियार हुआ करते हैं अभिव्यक्ति के, उनको नियंत्रित कर दिया गया था। बिना सरकार की मर्जी के कोई भी समाचार, कोई भी खबर जो है वो ना तो प्रकाशित होती थी और ना वो दूरदर्शन पर प्रसारित की जा सकती थी। बाकायदा उसके लिए कमेटी बना दी गई थी, कलेक्टर की परमिशन दी जाती थी। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी इंदिरा जी के द्वारा, उसके बहुत नुकसान हुए और वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ गई थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि उस दौरान इमरजेंसी का सबसे मजबूत और सशक्त विरोध करने वाले जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति के नाम से पूरे देश में एक आंदोलन शुरू कर दिया था। फिर बाद में तमाम चीजें हुई, लोग जेल में गए, जेल में अन्याय उत्पीड़न सारी चीजें सही। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 जून 1975 को जैसे ही आपातकाल की घोषणा की गई, उसके अगले दिन रीडर्स डाइजेस्ट के पत्रकार अशोक महादेवन जी थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 26 जून को इमरजेंसी के विरुद्ध एक शोक संदेश प्रकाशित कराया था विज्ञापन के रूप में, जिसमें लिखा था कि सच के पति, आजादी के भाई, विश्वास और उम्मीद और न्याय के पिता की मृत्यु 26 जून को हो गई है। ये तमाम चीजें जो हैं एक ही सेंटेंस में उन्होंने बता दी थी। रही बात इसके राजनीतिक नफा नुकसान की, तो मेरी मान्यता यह है, मेरा मानना यह है कि आप भी इससे सहमत होंगे कि अगर हमारे परिवार में या किसी भी व्यक्ति ने, पिता ने कोई अपराध किया है तो सजा पिता को मिलनी चाहिए, माता ने किया है माता को मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या पुत्र दोषी है? आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने, राहुल गांधी पूरे देश में न्याय यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, तो क्या वाकई में वो दोषी हैं?
और ये मुद्दा भी सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि उनकी रघुवर जी, जो जैसे ही ये बात आएगी तब फिर संघ परिवार, जिसकी बीजेपी मैं कहता हूं कि उसका एक संगठन ही है, संघ परिवार का हिस्सा है भाजपा, तब वो लोग भी ये कहेंगे कि अगर गोडसे ने बापू की हत्या की थी तो फिर हम पर आरोप क्यों लगते हैं कि ये बापू के हत्यारे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें से कोई बच नहीं सकता, भले ही हम किसी के भी पक्ष में खिलाफ में कुछ कहें, लेकिन वो दाग तो लग गया है। और फिर जब आप उसकी कवायद करते हैं, जैसे संदीप जी कह रहे थे कि हर पार्टी के भीतर इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोनयन हो जाता है, एक आदमी तय कर देता है। और ये कमोबेश सारी पार्टियों की स्थिति है जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनके भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, हम किसी के ना तो खिलाफ है ना किसी के बचाव में है। लेकिन एक सवाल मेरा तीनों साथियों से रहेगा, चाहे तो उत्तर दे कि क्या 25 जून 1975 को संविधान की हत्या हुई थी या नहीं हुई। आप चाहे तो इसका उत्तर दे सकते हैं, चाहे तो ना दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी इसको इशू बनाएगी। सरकार में है, उसके पास तंत्र है, उसके पास संगठन है। मुझे लगता है कि अब इस मुद्दे पर काउंटर अटैक शुरू हो गया है। योगीराज जी, आपकी राय की किस ढंग से देख रहे हैं? ये मामला तो बहुत महत्वपूर्ण है, देश के हर आदमी को एक तरह से छुएगा और उसके मर्म को और दिमाग को एक तरह से बेचैन करेगा कि क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने वाले थे या संविधान की हत्या 1975 25 जून को कर दी गई थी, जिस परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं। आपकी राय? राघवन जी, है राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों से लगातार ये इस मुद्दे को उठा रखा है और उनकी जो 50 से 99 सीट हुई, उनको ये लगता है कि उसमें एक इस मुद्दे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और वो संविधान बदलने की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि वो उन वर्गों को बताना चाहते हैं कि जिनको अभी आरक्षण मिला हुआ है, यदि 400 सीट मोदी जी लेके आ गए तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। इसके मूल में ये भाव है उनका कि ये संविधान की हत्या करेंगे। इन्होंने संविधान की हत्या की है। और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के आप बयान सुने तो उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक के कालखंड को आपातकाल ही बताया कि देश में तो आपातकाल ही चल रहा है। तो जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हुई है, एक नॉन इश्यू को इशू बनाने की कोशिश कर रही है और उसमें यदि उसको आंशिक सफलता मिली तो वो ये मान के चल रही है कि हमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। हकीकत इसके उलट है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं को ये लगा कि ये असली अपराधी तो यही है, ये इसके सब जनक तो यही है, ये संविधान की हत्या करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले। ये जो बात करते हैं कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण की विरोधी कांग्रेस, नेहरू जी ने तो विरोध में बात की थी। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को याद दिलाएगी, क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को अब आगे तक ले जाने वाले हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि ये उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र उनके हाथ लग गया है और हर चुनाव में वो इस मुद्दे को भुनाएंगे। अभी बहुत हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव होने, उसमें भी संविधान मुद्दा बनेगा। और संविधान की आड़ में मैं बार बार बता रहा हूँ कि आरक्षण ही है केवल, कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन तो वो तो हमारा संविधान तो लचीला संविधान है ना। आपने 100 से ज़्यादा संशोधन किए कांग्रेस ने, तो क्या ये संशोधन नहीं करेंगे क्या? संविधान में संशोधन का अधिकार दरअसल संशोधन अलग बात है और संविधान को बदलने की जो बात कर रहे हैं वो व्यापक पैमाने पर है। लेकिन बीजेपी ने, जैसा संदीप जी कह रहे थे कि चर्चा की शुरुआत में, कि हमने कहा था कि ये काउंटर अटैक शुरू हुआ है, चूंकि बड़ा एक तरह से फैसला इंदिरा जी ने लिया था 1975 25 जून को, बीच में ये मुद्दा घटा बढ़ा, लेकिन अब इस मुद्दे को एक तरह से फिर से ताज़ा कर दिया है संविधान की शपथ और संविधान की पुस्तकें लहराकर राहुल गांधी जी ने। अब चूंकि राहुल गांधी जी की वो दादी थी, अब उससे वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि संदीप जी, जब गोडसे ने हत्या की तो संघ नहीं बच पा रहा। जैसा रघुवर जी कहते हैं कि इंदिरा जी ने की थी तो परिवार को थोड़ी उसको लांछन मिलेगा, लेकिन ये तो समाज है ना, वो छोड़ता नहीं है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, वही है ना कि जो सुविधाजनक चीज आपको लगती है वो आज चुनते हैं। आज इमरजेंसी को लेके राहुल गांधी और गांधी परिवार के जरिए हमला करने की कोशिश है बीजेपी। वो ठीक बात है कि आपातकाल तो लगा था, इंदिरा गांधी के काल में लगा था। मुझे इस पूरे घटनाक्रम में या जो आज अधिसूचना सामने आई है उसमें राजनीतिक दूर की पौड़ी नजर आ रही है। वो सबसे बड़ा ये है कि इंडी गठबंधन में बहुत से ऐसे दल हैं जिनके लोगों ने जेल काटा है इमरजेंसी में,
और जब बात आएगी कि इमरजेंसी के दौर में राजनेता जेल में गए, इन नेताओं को प्रताड़ित किया गया, उन नेताओं को प्रताड़ित किया गया, तो जो इंडी गठबंधन के अंदर के लोग हैं उनमें मुझे लगता है कि एक राय नहीं बन पाएगी राघवेंद्र जी। और अगर ये सिलसिला पूरे साल चलेगा तो कैसे सहमत होंगे अखिलेश यादव कि इंदिरा गांधी ने जो किया था वो ठीक किया था? कैसे कम्युनिस्ट वाले सहमत होंगे कि जो इंदिरा गांधी ने किया था वो ठीक किया था? तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक तरफ राहुल गांधी पर सवाल उठाया है, गांधी परिवार पर सवाल उठाया कि उनकी दादी ने तो संविधान की हत्या कर दी थी। दूसरी तरफ उन्होंने इंडी गठबंधन के अंदर जी एक तोड़ की कोशिश मुझे नजर आ रही है। वही संदीप जी, वही सवाल है कि क्या संविधान का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी फंस गए, उलझ गए? चुनाव तक तो ठीक था, लेकिन जब आप उसकी अतिरेक पर जा रहे हैं, संविधान को हाथ में लेके चल रहे हैं, जैसा अनुराग ठाकुर ने पूछा कि इसको पढ़ा भी है, इसमें कितने पेज हैं, तो आप नहीं बता पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुपरफिशियल मामला है और ये रिवर्स जरूर पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि अगर इस मुद्दे पर बात होगी तो अखिलेश यादव कैसे खड़े होंगे, लालू यादव के पुत्र कैसे खड़े होंगे, ममता बनर्जी कैसे खड़ी हो सकती है? भले ही वो उस समय कांग्रेस में थी, लेकिन सवाल ये है कि ये मामला अब फंस गया। मैंने देशी कहावत की थी कि खुजा के खता कर लिया है। अब आपको वैसे ही तो ये मैंने आपको खुजली हो रही थी ऊपर से उस पर, और दाद और हो गई है। तो ये बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि ये साल भर ये मामला बड़ा काउंटर हो गया। और इस मामले में जी एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था राघवेंद्र जी कि चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं जी, और चुनाव के बाद की स्थितियां अलग होती। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस परिदृश्य को, कि चुनाव के पहले का परिदृश्य और चुनाव के बाद की स्थितियां, इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। नहीं, हम सब उसी की बात कर रहे हैं। अब चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं तो हमारे आकलन और उनके जो कृत्य हैं उस पर बात होगी। और ये रॉन्ग साइड जा रहा मुझे लग रहा है उनका जो पूरा जो उनकी टीम है, जिस ढंग से संविधान का मुद्दा बना रहा है, अब इस पर रिवर्स जरूर आएगा। रघुवर जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना है कि जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की बात हो रही है, केंद्र ने इसे घोषित कर दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि क्या संविधान की हत्या हो गई थी उस दिन? नहीं, अगर संविधान की हत्या हो गई थी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। क्या इमरजेंसी लगी तो हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। अगर हत्या हो गई थी तो क्या नया संविधान पैदा किया गया है? तो नहीं, इस पर अपन बाद में जाएंगे, इस पर अपन बाद में जाएंगे। लेकिन संविधान की, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या हत्या हो गई लोकतंत्र की देश में? वो विदेश जाकर बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारत में आप लोकतंत्र बचाइए। सवाल ये नहीं है हत्या हुई और बाद में वो कैसे जीवित हुआ, लेकिन जब आपके सारे अधिकार सीज कर दिए गए तो फिर हत्या होने का मतलब कोई फिजिकल थोड़ी आके कुल्हाड़ी मारेगा और उसकी हत्या करेगा। जी, संविधान की हत्या नहीं हुई, उसका किडनैप करके रख दिया गया। अब शब्दों का इस्तेमाल जनता ने और लोगों ने जो है निकाल दिया, बाहर निकाला, और फिर से संविधान हमारा सामने आ गया और हमारे सारे अधिकार जो हैं वो पूरे अधिकार जो है। देखिए, अगर 75 में चुनाव के बाद कांग्रेस दोबारा जीत जाती, इंदिरा जी फिर से प्रधानमंत्री बनती, तो फिर वो जो इमरजेंसी थी वो और लंबा चलती। फिर उसे आप हत्या कहते हैं कि हत्या के बजाय अपहरण करते थे कि संविधान का अपहरण हो गया है, लेकिन अधिकार तो खत्म हो गए थे। और वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वो पहली घटना थी, उसके पहले कभी नहीं हुई, उसके बाद कभी नहीं हुई, लेकिन कभी हुई नहीं। और हल्ला ये कि संविधान की हत्या होने वाली है, संविधान बदलने वाला है। और जैसा मैंने कहा, योगीराज जी की चोर मचाया शोर, इसमें फंस गई है कांग्रेस। अब वो हल्ला मचा रहे थे, अब ये सारा मामला जब किताबों में पढ़ाया जाएगा, स्कूल में, कॉलेज में, तो मुझे लग रहा है कि सोती हुई भाजपा को राहुल गांधी ने जगा दिया है और यहाँ तो वो रॉन्ग साइड पर है, चालान उनका जरूर कटेगा। आपकी छोटी सी राय? असल में है क्या राघवन जी, जब संसद में उन्होंने भाषण दिया ये सारे मुद्दे वो पब्लिक मंच पे भी उठाते थे, जनसभा में भी उठाते थे, और यही बात आकर उन्होंने संसद में भी कही। लेकिन उनका जो तरीका था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत गलत थी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वो चिल्ला के जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरीके से संविधान के प्रति लहरा के वो बात कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं मन में ज़रूर लगता है, जिन लोगों ने देखा उनको भी लगा। और बस एक बात और कहूँगा जी, कि अभी तो संविधान की हत्या का काउंटर किया है, अभी इसका भी काउंटर होगा। जो उन्होंने संसद में कहा था कि हिंदू हिंसक है,
इसका भी काउंटर होगा। जब उन्होंने कहा था कि जब संशोधन करके कहा था कि नहीं भाजपा हिंसक है, तो भाजपा शासित राज्यों में क्या हिंसा हो रही है क्या? तो इस तरीके के जो आरोप इन्होंने जो लगाए हैं उनके भी काउंटर आएंगे आने वाले जैसा दिनों में। मेच्योरिटी की बात संदीप जी ने की थी, समझ नहीं है, लेकिन इतना बता दें इस पूरे मसले में कि कांग्रेस की जगह पर जो कुछ हो रहा है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राहुल गांधी, अब संसद में उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी बात होगी, उनके लहजे पर बात होगी, सभापति की तरफ पीट करके जो वो बात करते हैं उस पर भी बात होगी। तो ये बहुत सारी बातें जो संसद की परंपरा, गरिमा और एक नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात हुई। क्योंकि हम राहुल गांधी में भारत का भविष्य देखते हैं, हम राहुल गांधी में ये देखते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार कैसा हो, वो नेता प्रतिपक्ष रूप में जो कुछ करेंगे सब लोग दूरबीन से देखेंगे कि क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अभी ये संविधान का जो मसला है ये लगता है गले की हड्डी बनेगा, और आगे जाकर जो राहुल गांधी उनकी टीम ने इसको मुद्दा बनाया है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको मुश्किल में डालेगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। समय की कमी, मुद्दा बहुत अच्छा था, इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। तो रघुवर जी आपका साधुवाद, संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, योगराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।